जय हिंद। एक बार फिर आपका अपना चैनल सिग्मा आर्ट्स क्लास बिरौल में स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई 4 भूगोल, जो 10वीं के छात्र छात्रा के लिए अति महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय की से संबंधित जितने भी टॉपिक्स कंटेंट मेरे द्वारा बताने की कोशिश किया गया है, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे, जिससे आपको जितने भी महत्वपूर्ण अध्याय इस टॉपिक से संबंधित होगा आप तक मिल सके, आप उसको भली भांति समझ सके। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे परिवहन। परिवहन में हम लोग समझेंगे दो स्थानों के बीच, मान चलिए इसको ले लीजिए ए और इसको ले लीजिए बी, दोनों के बीच जो दूरी को तय किया जाएगा ना, दूरी का तय किया जाएगा। दो स्थानों के बीच आवागमन के लिए जिन साधन का प्रयोग करेंगे, जिन साधन का प्रयोग कोई व्यक्ति अगर करेगा ना, तो वह कहलाएगा परिवहन। वह क्या कहलाएगा? तो परिवहन कहलाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर आता है कि वर्तमान समय में एवं संचार के साधन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की धमनियां हैं, आपको ध्यान रखना है। तो भारत में परिवहन के लिए किस किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग और पाइपलाइन इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स जो है परिवहन के प्रकार। तो परिवहन के प्रकार में हम लोग सबसे पहले देखेंगे सड़क मार्ग। सड़क मार्ग के बारे में समझेंगे कि यह परिवहन का सबसे सामान्य और सुलभ एवं सुगम साधन होता है, चूँकि इसका प्रयोग हर एक व्यक्ति अपने जीवन काल में करते हैं। सड़क मार्ग का प्रयोग एक दिन अवश्य करता ही है। तो भारत में लगभग 33 लाख किलोमीटर, कितना लाख किलोमीटर? 33 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको पढ़ना है कि शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था जीटी रोड। क्या बनाया गया था? जीटी रोड मतलब क्या चीज़? जीटी रोड का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण सबसे पहले शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। और यही बात आपको ध्यान रखना है कि शेरशाह सूरी के द्वारा जो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया गया, तो इसमें आपको समझना है कि ढाबा और सराय का जो पहले बार जो निर्माण किया गया, डिजाइन बनाया गया, ये किसके द्वारा बनाया गया था? आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा बनाया गया। तो बनाया गया शेरशाह सूरी के द्वारा। ये आपको अति महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान रखना है। हम फिर पढ़ेंगे NH का फुल फॉर्म क्या होगा? N4 नेशनल और H4 हाईवे। तो NH1 किसको जोड़ती है? तो अमृतसर से दिल्ली जाने वाली रास्ता को जोड़ती है। फिर NH2 में हम लोग पढ़ेंगे या दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाली सड़क है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH मतलब A1 अमृतसर से कहाँ को जोड़ती है? कारगिल जाने वाली ले सड़कों को जोड़ती है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में सड़कों का विकास कैसे हुआ था। तो भारत में सड़कों का विकास का प्रारंभिक शुरुआती प्रमाण हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा भारत के प्राचीनतम नगर के रूप में जाने भी जाते हैं। बुद्ध काल के अर्थात बुद्ध के समय में जितने भी शासक थे, उसके द्वारा सड़कों का निर्माण बहुत ही तेज गति से किया गया था। स्वतंत्रता के पूर्व जब देश की आज़ादी हुई 1947 ईस्वी से पहले, सड़कों का विकास के लिए, सड़कों के देखरेख के लिए सबसे पहले बात आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेज सरकार के द्वारा नागपुर सड़क योजना के तहत सड़कों को बनाने का प्रयास किया गया, सड़कों का डिजाइन बनाया गया। सड़कों के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई गई। तो उसमें ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है। तो इसके बाद एक पॉइंट और आता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का संबंध किससे है, तो सड़कों के विकास से है। तो नेक्स्ट टॉपिक्स है कि प्रादेशिक वितरण। सड़कों के प्रादेशिक वितरण से आप क्या समझते हैं? अगर प्रश्न इस प्रकार आते हैं तो आप इसको इस प्रकार उत्तर दे सकते हैं कि पक्की सड़कों की दृष्टि से
सड़कें दो प्रकार की होती है, एक पक्की सड़कें होती है और एक कच्ची सड़कें होती है। तो पक्की सड़कों की दृष्टि से अर्थात लंबाई की दृष्टि से भारत में महाराष्ट्र क्या है, महाराष्ट्र का स्थान कौन है, पहला है। और चूंकि यहाँ 2.70 किलो लंबी सड़क पाई जाती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद उड़ीसा का स्थान आता है। फिर पक्की सड़कों के सबसे कम लंबाई वाला राज्य का नाम क्या है, लक्षद्वीप है। क्या नाम है, लक्षद्वीप। सड़कों के प्रकार हमको पढ़ना, सड़कों के प्रकार हमको पढ़ना है। तो सड़कों के प्रकार के तहत हम लोग पढ़ेंगे नागपुर सड़क योजना के तहत, किसके तहत, नागपुर सड़क योजना के तहत देश में सड़कों को 4 भागों में बांटकर देखा गया। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा पॉइंट है आपको राजमार्ग, तीसरा पॉइंट है जिला की सड़कें और चौथा पॉइंट है ग्रामीण सड़कें। तो बारी बारी से राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, जिला की सड़कें और ग्रामीण सड़कें को हम लोग देखेंगे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग में हम लोग समझेंगे यह राजमार्ग देश के विभिन्न भागों एवं प्रांतों को जोड़ने का काम करती है। और ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की जो संख्या है 7, वो देश का सबसे बड़ा और राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह वाराणसी से जबलपुर और नागपुर इत्यादि क्षेत्रों में जोड़ने का ये काम करती है। भारत में कुल 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी जो लंबाई है ना 66,590 किलोमीटर इसकी लंबाई है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग केंद्र सरकार द्वारा भारत के 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ने काम किया गया। पहला दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा आपको ध्यान रखना है चेन्नई और चौथा आपको ध्यान रखना है कोलकाता। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का संबंध किन किन सड़कों को जोड़ने का काम स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग करती है, तो भारत सरकार के द्वारा जो 4 महानगरों को जोड़ने का काम किया गया वह इस प्रकार है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, जो 6 लेन वाली सड़कें हैं और इसकी जो लंबाई जो है ना 58,140 किलोमीटर। सड़कों का निर्माण अभी भी इस पर जारी है, केंद्र सरकार इस पर काम कर रही है, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेस वे क्या है, तो कम से कम विभिन्न स्थानों तक पहुंचाने के लिए उद्देश्य से बनने वाली इन सड़कों पर गाड़ियों की गति बहुत अधिक होती है और इस सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को टोल टैक्स देना पड़ता है, टोल प्लाजा देना पड़ता है। NS की सड़कों पर इस प्रकार को देखने को मिलती है। फिर हम लोग को पढ़ेंगे राजमार्ग क्या है, तो राजमार्ग राज्यों की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करती है और इन सड़कों के निर्माण और देखरेख राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। फिर प्रश्न आ रहे हैं जिला सड़कें क्या है, जिला सड़कें, तो जिला सड़कें के बारे में, यह सड़कें राज्यों के विभिन्न जिला मुख्यालय को जोड़ती है, विभिन्न जिला मुख्यालय को जोड़ने का काम करती है। इस प्रकार के सड़कों का विकास राज्य सरकार की सड़क योजना के तहत किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर आ रहा है ग्रामीण सड़कें, ये सड़कें विभिन्न गाँवों को एक दूसरे गाँवों से कनेक्ट करती है और इसके अंतर्गत देश की कुल सड़कों का 80% भाग इसमें शामिल किया गया है। इसमें इन सड़कों का विकास प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना सड़क योजना के तहत भी किया गया है, ग्रामीण सड़कों को जोड़ने का काम किया गया। और ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि नरेगा जो होता है ना, नरेगा का जो काम होता है उसमें जो वर्कर 100 दिन का जो काम उसमें मिलता है मजदूरों को, श्रमिक जो उसमें काम करते हैं, तो इसके तहत भी ग्रामीण सड़कों को बनाने का काम किया जाता है नरेगा द्वारा भी। सीमांत सड़कें के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सीमांत सड़कें, भारत में इन सड़कों का निर्माण एवं देखरेख सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है, इसका निर्माण कितने ईस्वी में किया गया, 1960 ईस्वी में किया गया। फिर हम लोग पढ़ते हैं, बारी बारी से पढ़ेंगे रेल मार्ग के बारे में। तो भारत में पहली बार रेलगाड़ी की शुरुआत की गई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में रेलवे की शुरुआत की गई और जो कहाँ से कहाँ तक चली थी अति महत्वपूर्ण है। मुंबई से थाने, कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से थाने 34 किलोमीटर चली थी, ये बात अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे आप लोग। भारतीय रेलवे को 16 जोनों में बांटकर देखा गया, एक जोन बढ़ गया है लेकिन आपके सिलेबस में मात्र 16 जोन का जिक्र किया गया है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि भारत में पहली बार रेल चली थी मुंबई से थाने
34 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? मुंबई से थाने 34 किलोमीटर रेल चली थी। उसमें उसमें 289 यात्री सवार थे, यही बात अति महत्वपूर्ण है। 14 डिब्बे को लेकर चली थी। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये जो ट्रेन चली थी ना 3:34 में ट्रेन चली थी। हम लोग बारी बारी से रेल मार्ग को, रेलवे क्षेत्र के और उसके मुख्यालय को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। अब पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट मुंबई है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है चेन्नई। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई सेंट्रल है। और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। फिर आ रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मालीगांव। मालीगांव कहाँ पड़ता है? गुवाहाटी में, ये बात आपको ध्यान रखना है। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद में। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता में। और पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर में। फिर उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद में पड़ रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर में पड़ रहा है इसका मुख्यालय। और आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर और दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली और पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ना जबलपुर में है। रेल मार्ग के बारे में पढ़ना है। रेल मार्ग के बारे में तो रेल मार्ग 1 अगस्त 1947 ईस्वी से रेल मंत्रालय ने रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत की थी। तो ध्यान ये रखना है कि रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत 1 अगस्त 1947 ईस्वी से रेल मंत्रालय के द्वारा की गई। बड़ी लाइन के बीच 1.6 मीटर की लंबाई पाई जाती है और डिस्टेंस पाई जाती है। छोटी लाइन के बीच 0.76 मीटर का डिस्टेंस पाया जाता है, लंबाई पाई जाती है। अब आपको ध्यान रखना है कि भारतीय रेलवे की विशेषता क्या है। तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद जो देश को जो आज़ाद मिला था, उसके बाद से ही देश में रेल परिवहन के विकास पर जोर दिया गया। इससे पहले अंग्रेजों को द्वारा जो भी रेल की शुरुआत 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने 34 किलोमीटर में की गई थी ना, तो उसका एक मुख्य मकसद था भारतीय अर्थव्यवस्था पर पूर्ण रूप से कब्जा करना। और उसके लिए भली भांति वो प्रयास भी किए, सफल भी उसमें हुए। सबसे बड़ी बात है कि देश के कोना कोना में वह अपने माल ढोने के लिए, खास करके आपको ध्यान रखना है कि जो नील और कपास और मसाला को ढोने के लिए भारतीय रेलवे को बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते थे। और भारतीय रेलवे को पटरियाँ को बिछाने के लिए भारतीय जनजातियों के द्वारा भी उनको बहुत ज़्यादा युद्ध करनी पड़ी थी। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग पढ़ते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही देश में रेल परिवहन का विकास किया गया, जोर दिया गया। इसलिए भारतीय रेल परिवहन की विशेषता कई है। छोटे शहरों को महानगरों को जोड़ने, बड़े शहरों से जोड़ने का काम किया जाता है के लिए शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियाँ चलाई जाती है। माल ढुलाई के लिए प्राइवेट कंटेनर वैगन मालगाड़ियों में लगाई जा रही है। और 31 मार्च 2006 ईस्वी तक भारतीय रेलवे में 44 भाप इंजन, 4793 डीजल इंजन और 3188 विद्युत इंजन काम कर रहे हैं। 1 अगस्त 1947 ईस्वी से रेल मंत्रालय ने रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत की। कोलकाता एवं दिल्ली में मेट्रो रेल के तहत भूमिगत रेल सेवा प्रदान की गई। पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य है जहां रेल मार्ग नहीं है। विश्व की सबसे अधिक विद्युतीकृत रेलगाड़ी रूस के बाद भारत में ही चलती है। विद्युत से चलने वाली जो गाड़ी है ना, रूस के बाद भारत में ही चलती है। अब ध्यान रखेंगे, मानव रहित रेलवे फाटक को जब हम पार करते हैं ना, तो उस समय में क्या क्या चीज़ को हमको देखना चाहिए, उस पर ध्यान रखेंगे। पहला है रुकिए। तो रेलवे क्रॉसिंग के पूर्व स्पीड ब्रेकर के पहले ही अपने वाहन की गति धीमी करना चाहिए। संकेत बोर्ड से पहले रोक देना चाहिए। और क्योंकि जान है तो जहान है, अगर आप रेलवे फाटक को दाएं बाएं बिना देखे हुए रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हैं तो हो सकता है कि आपके साथ दुर्घटना भी हो जाए। और वास्तविकता भी है कि अगर जाने अनजाने में भी ही सही, पहले आप जो है सो दाएं बाएं देख लेंगे और सामने देख लेंगे जो फाटक लगा है कि नहीं लगा है। अगर फाटक नहीं लगा है तो आप पार कर सकते हैं। देखिए, दोनों ओर ध्यान से देखना है, कोई रेलगाड़ी तो नहीं आ रही है। सुनिए रेलगाड़ी की सीटी अथवा उसके आने की आवाज़ सुनिए।
क्योंकि रेलगाड़ी कभी भी क्रॉसिंग करती है ना, तो सबसे पहली बात है कहीं से भी क्रॉसिंग करती है तो वहाँ पर या तो आपको अनाउंस किया जाएगा, बोला जाएगा, या आपको मतलब क्या चीज़ जो गाड़ी का आवाज़ सुनने को मिलेगा, या फाटक आपको बंद पड़ा हुआ मिलेगा। तो जाइए या सुनिश्चित कर ले कि किसी और से कोई रेलगाड़ी, कहीं और से कोई रेलगाड़ी तो नहीं आ रही है। आप मानव रहित रेलवे संफाट से अपना वाहन पार करवाइए। फिर आता है पाइपलाइन मार्ग। पाइपलाइन मार्ग के द्वारा मरुस्थलीय, जंगलीय, पर्वतीय क्षेत्रों, मैदानी भागों और समुद्र के नीचे से होकर भी परिवहन किया जाता है। पाइपलाइन से पानी और किसी क्षेत्र में दूध, और किसी क्षेत्र में ध्यान रखना है तेल का परिवहन किया जाता है। तेल का परिवहन किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। पानी, दूध, तेल का परिवहन किया जाता है। सुविधा की दृष्टि से पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है, खास करके मरुस्थलीय ये मार्ग होता है, पाइपलाइन मार्ग होता है, बहुत ही डेंजरियस होता है, बहुत ही खतरनाक भी कभी कभी हो जाता है। मान कर चलिए कि आप जो है सो पाइपलाइन का प्रयोग तेल के लिए करते हैं, और तेल धरती के अंदर पाइप के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहित किया जाता है, और वहाँ पर अगर एकाएक जो है सो किसी कारणवश भूमि के अंदर ज्वालामुखी का सकंदरण बढ़ जाता है, चाहे कुछ भी उष्मा हीट वहाँ पर हीट एकाएक जो है सो वहाँ पर उठने लगता है, तो ऐसा भी होता है लेकिन कि उस क्षेत्र में आग लगने की संभावना, विस्फोट होने की संभावना कई गुना ज़्यादा होती है। भारत में पाइपलाइन मार्ग, तो पाइपलाइन मुख्य रूप से तेल और प्राकृतिक गैस उद्योग पर निर्भर करते हैं। शहरों में पाइपलाइन का प्रयोग घर घर तक पानी को पहुंचाने, पानी तक को पहुंचाने और पेट्रोलियम गैस इत्यादि के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखेंगे नल जल योजना का संबंध, हर घर नल जल योजना का संबंध इसी पाइपलाइन के माध्यम से किया गया है। पाइपलाइन के अंतर्गत नल जल योजना के तहत जो है सो पाइपलाइन के अंतर्गत क्या किया गया, सड़क को काट करके, सड़क को में गड्ढा करके पाइप को उसमें परिवहित करके, उसमें प्रवेश करके उसके बाद पानी पहुंचाने का काम किया गया, जिससे सड़कें बहुत ही क्या हो गई, बहुत ही सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। ध्यान रखेंगे। फिर आपको ध्यान रखना है कि पाइपलाइन का वितरण, भारत में पाइपलाइन का वितरण 2 वर्गों में किया जाता है। जैसे तेल पाइपलाइन, तो कच्चा तेल पाइपलाइन, तेल उत्पादक पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन में समझना है एलपीजी पाइपलाइन और एचबीजे पाइपलाइन। अब हम लोग पढ़ेंगे वायु मार्ग। क्या पढ़ेंगे? वायु मार्ग। वायु मार्ग परिवहन का सबसे तीव्र, आधुनिक एवं महंगा साधन है। इसका प्रयोग लंबी दूरी के लिए और आरामदायक सुखद यात्रा के लिए की जाती है। देश में वायु परिवहन का आरंभ 1911 ईस्वी में किया गया था। सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर की छोटी दूरी तय करके किया गया था। इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना 1933 ईस्वी में की गई थी। ध्यान रखना है, इंडियन नेशनल एयरवेज, और इसका जो मुख्यालय है ना दिल्ली में है। भारत में हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस हेलीकॉप्टर द्वारा 1985 ईस्वी में की गई थी। ये बात अति महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। फिर वर्तमान समय में 450 हवाई अड्डे स्थित है और भारत तथा 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। 1 अप्रैल 1955 ईस्वी को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया गठन किया गया। 8 दिसंबर 2005 ईस्वी में इंडियन एयरलाइंस का नाम बदलकर सिर्फ इंडियंस के नाम से जाना गया। ये अति महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। जल मार्ग में पढ़ेंगे हम लोग। जल मार्ग परिवहन का प्रयोग प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। इसके 2 प्रकार है, एक है आंतरिक जलमार्ग, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। 1952 ईस्वी में केंद्र सरकार के द्वारा गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना की गई और 1986 ईस्वी को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जल मार्ग की विकास और रखरखाव था। फिर संचार पढ़ेंगे हम लोग। किसी भी संदेशों को आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है। और वर्तमान समय में इसका प्रयोग घरेलू एवं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए किया जाता है। भारत में संचार सुविधा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग।
भारत में संचार के प्रायः सभी साधन अथवा सुविधाएं उपलब्ध है और सबसे पहले 1837 ईस्वी में देश में डाक सेवा प्रारंभ किया गया था। बहुत ही बीबीआई सीटेट की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण होगा। सीटीईटी की दृष्टि से भी क्या जो भारत में सबसे पहले 1837 ईस्वी में डाक सेवा का प्रारंभ किया गया और यह ईस्ट इंडिया कंपनी की देन है। 1854 ईस्वी में भारतीय डाक विभाग की स्थापना की गई। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कितने ईस्वी में की गई 1854 ईस्वी में। पिन कोड में कितने अंक पाए जाते हैं? 6 अंक पाए जाते हैं और इस अंक में पहला अंक जोन के लिए और बाद में 2 अंक उपजोन के लिए किया जाता है उपयोग इसका। फिर आपको ध्यान रखना है अंतिम 3 अंक गंतव्य डाकघर के लिए निर्धारित किया जाता है, इन्हें पिन कोड भी कहा जाता है। बिहार एवं झारखंड पिन कोड की संख्या 8 में शामिल है। अब हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर किया गया था? 1969 ईस्वी में अमेरिका के द्वारा किया गया था। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले व्हाट्सएप का प्रयोग किया गया था। 2009 ईस्वी में खोज की गई बेरियन एक्टॉन और जेन एकॉम के द्वारा की गई थी। मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक जॉन मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था। प्रथम मोबाइल फ़ोन मोटोरोला था और उसका वजन कितना था? 2.5 kg था। और इसका जो खोज किया गया मार्टिन कूपर के द्वारा। सिम कार्ड की खोज की 1991 ईस्वी में की गई थी मार्कर डेविडेंट के द्वारा। फेसबुक के द्वारा की खोज की गई थी मार्क जुकरबर्ग 2004 ईस्वी में। फिर आ रहा है फेसबुक तो हो गया। गूगल का आविष्कार लेरी पेज एवं सर्गी ब्रिन के द्वारा 1998 ईस्वी में किया गया था। कितने ईस्वी में? ध्यान रखना है। यूट्यूब खोज जावेद करीम के द्वारा 2005 में। फ्लिपकार्ट की खोज बिन्नी बंसल के एवं सचिन बंसल के द्वारा। टीवी का आविष्कार जेल वेट के द्वारा तथा भारत में टीवी की शुरुआत 1959 ईस्वी में की गई थी। ट्विटर की खोज 2006 ईस्वी में जैक डोरसी के द्वारा किया गया था। रेडियो मार्कोनी, ध्यान रखेंगे बाबू साहब। भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 ईस्वी में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा की गई थी। आज की खोज की गई मार्कोनी, किसके द्वारा? मार्कोनी के द्वारा रेडियो की खोज की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका प्रयोग सुदूर क्षेत्र में जहाँ पर नेटवर्क की सुविधा नहीं हो पाती है, जहाँ पर मोबाइल का कनेक्शन नहीं हो पाता, सुदूर क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में इस रेडियो का प्रयोग हम समाचार के लिए सुनने के लिए किया जाता है। खास करके बाढ़ क्षेत्र में अक्सर इसका प्रयोग किया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो 1930 ईस्वी में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग तथा 1936 ईस्वी में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो के नाम से रखा गया था। विभिन्न डाक चैनल से पढ़ेंगे। राजधानी ये चैनल नई दिल्ली से विशेष राज्यों की राजधानी के लिए यह डाक सेवा उपलब्ध है। पत्र पट्टियाँ प्रयोग में इसमें लाई जाती है। पीले रंग की पत्र पट्टियाँ इसमें प्रयोग लाई जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। मेट्रो चैनल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई व हैदराबाद के लिए यह डाक सेवा उपलब्ध है। ग्रीन चैनल पढ़ेंगे। स्थानीय पिन कोड अंकित डाक पत्रों को हरा रंग वाली पत्र पेटी में डाला जाता है। दस्तावेज चैनल के बारे में पढ़ना है। समाचार पत्रों एवं विभिन्न पत्रिकाओं को भेजने के लिए यह डाक सेवा उपलब्ध है। बाहरी चैनल को पढ़ेंगे। यह डाक सेवा छोटे व्यापारिक संगठनों के द्वारा डाक पत्रों के लिए उपलब्ध है और रंगी प्रसारण की शुरुआत 1982 ईस्वी में की गई थी। आयात किसे कहेंगे? एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आप क्या समझते हैं? जब कोई सामान दूसरे या बाहरी देशों से लाया जाता है, बाहरी देशों से लाते हैं तो अपने देश में मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट कहेंगे। निर्यात किसे कहेंगे? जब कोई सामान अपने देश से यानी कि इंडिया से अगर नेपाल भेजा गया तो इंडिया से सामान अगर नेपाल अगर जाता है ना तो वह निर्यात के रूप में जाना जाएगा। और हाँ, ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि जब कोई सामान
जब कोई सामान अमेरिका से भारत आएगा तो वह कहलाएगा आयात। जैसे मैं मान के चलिए, आप जैसे जहाज़ें ले लीजिए, जहाज़ को अमेरिका से अगर इंडिया मंगाएंगे ना तो वह क्या कहलाएगा, आयात कहलाएगा। और जब हम अपना सामान को दूसरे देश अगर भेजेंगे तो वो निर्यात ग्रुप में जाना जाएगा। हम अब पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रेड। दो व्यक्तियों अथवा दो देशों के बीच होने वाली सामानों एवं सेवाओं की क्रय विक्रय को, खरीद बिक्री को हम लोग कहते हैं व्यापार कहते हैं। लेकिन जब यह व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच होती है ना तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। व्यापार के दो प्रकार होते हैं, आयात और निर्यात। इससे पहले पढ़ भी लिए थे। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में औद्योगिक एवं सामाजिक आर्थिक विकास तेजी से हुआ था। भारत को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उसमें तो जब हरित क्रांति आई तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है सो देश का विकास तीव्र गति से हुआ। क्योंकि किसी भी देश को अगर विकास करना हो ना तो उस देश के कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना पड़ता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में औद्योगिक क्रांति हुई, सामाजिक आर्थिक विकास हुआ, तेजी से हुआ एवं विदेश के कुल व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, परंतु निर्यात की अपेक्षा आयात बढ़ते गया। तो बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो अध्याय नेक्स्ट को लेकर के, अध्याय तीसरा लेकर के। तब तक के लिए अगर आप हमारे इस चैनल पर नए